क्यों अचानक से बॉलीवुड के सभी सितारे मालदीव्स का विरोध करने लगे? अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दशकों से मित्र देश रहे भारत और मालदीव्स के रिश्तों में आई इस खटास का क्या कारण है? जहां की नई सरकार इन दिनों चीन प्रेम में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो अपने सबसे बड़े मददगार पड़ोसी भारत के खिलाफ ही काम कर रही है। क्यों मालदीव्स के ऑफिशियल्स नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं? Strong action. Maldivian government has suspended 3 ministers. Ministers Mariam Shiona, Malsha and Hassan Zihan, and this is over the derogatory remarks which have been made on the Indian Prime Minister. क्या है भारत और मालदीव्स के कलह के बीच चीनी कनेक्शन? क्यों मालदीव्स उस भारत को गालियां लिख रहा है जिस भारत ने कोविड के समय उनकी इतनी मदद की कि उसका ऋण वो आजीवन नहीं चुका सकते? क्या है जियोपॉलिटिक्स के इस भूकंप का असली कारण और भारत कैसे इस सब से पार पा रहा है? वीडियो के अंत तक सब क्लियर हो जाएगा, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4 जनवरी 2024 भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचे और अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ फोटोज वीडियो साझा किए और साथ ही कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया जो लक्षद्वीप में होने हैं। उनका ऐसे करते ही 2 प्रकार की बातें होने लगी, एक जो उनके समर्थन में थी, दूसरी उनके विरोध में। जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि मोदी जी की इस विजिट से लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ेगा और ऐसा होने के आसार भी लगे क्योंकि लक्षद्वीप अचानक से गूगल पर सर्च किया जाने वाला सबसे बड़ा कीवर्ड बन गया। अब प्रधानमंत्री के इस मूव को समर्थन करने वाले कई लोगों ने कहा कि मोदी जी का लक्षद्वीप का विजिट मालदीव को ध्यान में रखकर लिया गया है क्योंकि मालदीव्स में इस समय चीन को सरोकार करने वाली सरकार है जिसने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट के नारे लगाए थे। इसी इंडिया आउट कैंपेन में भारतीय प्राइम मिनिस्टर को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया था और जो व्यक्ति आपको इस समय इंडिया आउट की टी शर्ट पहने हुए अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है वो इस समय मालदीव्स का प्रेसिडेंट है। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन क्यों चल रहा है वो अगले अध्याय में ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। अब नवंबर 2023 में मालदीव्स में ये वाली जो सत्ता थी जो इंडिया आउट के नारे लगा रही थी वो सत्ता में आ जाती है और आते ही वो भारत को अपने ट्रूप्स हटाने के लिए कह देती है। मालदीव्स की सरकार ने भारत को ट्रूप्स हटाने के लिए तो कह दिया, पर मालदीव्स की सरकार यह बात भूल गई कि आज के समय में सबसे अधिक टूरिस्ट वहां पर भारत से जाते हैं और भारत के टूरिस्ट का यह डोमिनेंस 2015 के बाद से बढ़ना शुरू हुआ। आपकी स्क्रीन पे एक होलिस्टिक डेटा दिख रहा होगा इसी बात को प्रूव करते हुए। भारत के ही फिल्म स्टार सबसे अधिक मालदीव्स को प्रमोट करते हैं, तो मोदी जी की इस विजिट को कई लोगों के द्वारा एक स्ट्रैटेजिक मूव की तरह देखा गया, पर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। मोदी जी 24 घंटे जागने का प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेने वाले, देश के इकलौते और पहले पीएम। लेकिन जब मोदी जी की ऐसी तस्वीरें लक्षद्वीप से आती हैं, तो लोग पूछने लगते हैं कि ये तो समंदर के किनारे बैठकर, घूमकर, गोता लगाकर, मजे लेते हुए जो मोदी जी दिख रहे हैं, ये छुट्टी है या पीएम ऑन ड्यूटी ये सब काम कर रहे हैं या ऑन ड्यूटी प्रधानमंत्री को ये सब करना पड़ रहा है। अब भाई अपने ही देश में विरोध भी होंगे और समर्थन भी होंगे, किंतु यहां पर यह बात अत्यधिक बल देकर कहनी चाहिए कि भारत के डिग्निटरीज या सरकार की ओर से किसी ने एक शब्द भी मालदीव्स के अगेंस्ट नहीं कहा। किसी सरकार के व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मालदीव्स के टूरिज्म को कम करने के लिए ही मोदी जी की विजिट लक्षद्वीप में हुई है। कुछ बातें सोशल मीडिया पर हुई, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, जो कि हर कोई करता है अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जो इन्फ्लुएंसर्स ने कहा वो भारत की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। लेकिन मालदीव्स के सरकारी पदों पर विद्यमान लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को गालियां लिखनी शुरू कर दी। ये ट्वीट मालदीव्स की डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही एक दूसरा ट्वीट भी किया, उसमें इन्होंने भारत को गाय के गोबर से इक्वेट किया, जो ट्वीट इन्होंने अब डिलीट कर दिया है। एक दूसरे डेप्यूटी मिनिस्टर ने फ्रांस के बोरा बोरा आइलैंड की फोटो को शेयर करके बोला ये लक्षद्वीप में नहीं मिलेगा, इसे देखना है तो आपको मालदीव्स ही आना पड़ेगा। भाई साहब ये तो मालदीव्स में भी नहीं मिलेगा, फ्रांस में ही जाना पड़ेगा। फिर मालदीव्स के कई मिनिस्टर्स ने भारतीय कल्चर के बारे में अपशब्द लिखे, कईयों ने भारत के बारे में घटिया शब्द लिखे। नॉर्मल ट्रोल्स लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों देशों के लोग आपस में सुलझ लेते, पर ये सभी ट्वीट्स सरकारी पदों पर आसीन लोगों के थे। फिर भी भारत की सरकार ने एक डेकोरम बना के रखा। मालदीव्स ने अपने इन मंत्रियों पर एक्शन तो लिया, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि भारतीय अभिनेता कदाचित जिनके कारण मालदीव्स को सबसे अधिक प्रमोशन या टूरिज्म मिलता है
वो तब तक एक के बाद एक ट्वीट लिखना शुरू कर चुके थे। अक्षय कुमार ने मालदीव्स के कुछ डिग्निटरीज के ट्वीट्स को साझा करते हुए कहा कि मैं अभी थोड़े दिन पहले मालदीव्स में ही था, पर ये जो सरकारी लोगों के द्वारा किए गए ट्वीट्स हैं ये भारत की डिग्निटी पर आक्षेप लगाते हैं। अब हमें भारत की ही कोस्ट लाइन को एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि मालदीव्स की, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर आती है, जिसपे कई लोगों ने अक्षय कुमार को ही ट्रोल करने का प्रयास किया। एक बड़ी जर्नलिस्ट हैं रोहिणी सिंह, उन्होंने खोजी पत्रकारिता करते हुए कहा आप तो पिछले ही सप्ताह मालदीव्स में थे, कल को कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा तो रोहिणी जी ये भी बोल सकती हैं कि पिछले सप्ताह तो ये जीवित था। चलिए छोड़िए, अक्षय के अलावा जॉन इब्राहिम, श्रद्धा कपूर, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर और भाई कंगना रनौत ने तो अलग भोकाल मचाया हुआ था। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए जिसमें यह बताया गया कि लगभग 8000 होटल बुकिंग्स ऐसी हैं जो भारतीयों ने मालदीव्स में कैंसिल करा दी हैं। 2500 फ्लाइट टिकट्स भारतीयों ने मालदीव्स जाने के लिए कैंसिल करा दी हैं, जिनमें से एक पूनम पांडे की भी थी, जिन्होंने इस कैंसिलेशन की पूरी चैट सोशल मीडिया पर डाली। ईज माई ट्रिप के सीईओ ने उनकी ऐप के ऊपर जितनी भी फ्लाइट्स मालदीव्स जाती थी सभी हटा दी। अब कोई उनकी ऐप पर मालदीव्स के लिए फ्लाइट को बुक नहीं करा पाएगा। साथ ही लक्षद्वीप के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाल दिया। ईज माई ट्रिप भारत की इस डोमेन में दूसरी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। तो ये सब कुछ हो गया, पर ये सब कुछ क्यों हुआ? तो इसके लिए हम मूल प्रश्न पर चलते हैं जिसको हमने बीच में अधूरा छोड़ दिया था, यानी मालदीव्स में इंडिया आउट मूवमेंट क्यों चल रहा है, वो आगे देखते हैं। भारत के सबसे बड़े स्टार्स भारत के बीचेस को प्रमोट कर रहे हैं। भारतीय अपने मालदीव्स के होटल बुकिंग्स को कैंसिल कर रहे हैं। भारत के राजदूत मालदीव्स को चेतावनी दे रहे हैं और मालदीव्स के शासन में बैठे हुए लोग भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इतना सब कुछ अचानक से नहीं हो सकता। क्या कहानी है इसके पीछे? 30 सितंबर 2023 को मालदीव्स में सरकार बदलती है। मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तब से वर्तमान तक इस व्यक्ति ने क्या क्या किया वो देखते हैं। मालदीव्स में वर्षों से भारत द्वारा स्पॉन्सर्ड रेडार स्टेशंस एंड सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैं, जिन्हें 70 भारतीय मिलिट्री के जवान संचालित करते हैं। मोहम्मद मुइज्जू ने इन 70 भारतीय जवानों की प्रेजेंस को मालदीव्स की संप्रभुता पर आघात बताया और उन्हें मालदीव्स छोड़ने के लिए कहा। पिछली सरकारों द्वारा भारत के साथ जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन किए गए उन सभी को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। अभी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था। भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स, इन सभी देशों को ज्वाइन करना था। मालदीव्स उसमें भी नहीं आया। ऐतिहासिक रूप से कोई भी नया राष्ट्रपति मालदीव्स में चुना जाता है तो उसकी पहली विदेश यात्रा भारत की होती है। मोहम्मद मुइज्जू भारत ना जाकर टर्की चले गए। यानी देखा जाए तो आने के बाद से अब तक कई ऐसे निर्णय मालदीव्स की इस नई सरकार ने लिए हैं जो भारत को पसंद नहीं आएंगे। पर ऐसा क्यों है? क्यों ये नई सरकार भारत का इतना विरोध कर रही है? 2018 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखना चाहिए। तो जी मालदीव्स में मुख्यतः दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स यानी पीपीएम और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी। 2013 तक एमडीपी के मोहम्मद नशीद प्रेसिडेंट थे और 2013 में वो इलेक्शन हार जाते हैं और पीपीएम के अब्दुल्ला यमीन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 2018 में फिर चुनाव होने थे। मोहम्मद नशीद चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वो एक केस के कारण कोलंबो में छुप कर बैठे हुए थे। अब्दुल्ला यमीन चुनाव लड़े और दूसरी तरफ से मोहम्मद नशीद ने अपने मित्र मोहम्मद सोलिह को चुनाव में खड़ा कर दिया। अब्दुल्ला यमीन ने इस चुनाव को हलवा समझ लिया था, पर जीत मोहम्मद सोलिह की हो गई। अब यहां से मालदीव्स में शतरंज शुरू हो जाता है। मोहम्मद सोलिह की सरकार आते ही अब्दुल्ला यमीन पर भ्रष्टाचार और गबन के चार्जेस लगा देती है और अपने आप को फंसता देखकर अब्दुल्ला यमीन मालदीव्स में एक आंदोलन शुरू करता है जिसका नाम था इंडिया आउट। इस आंदोलन की बेसिक मांग ये थी कि भारत के जो 70 सैनिक हैं मालदीव्स में, वो मालदीव्स की संप्रभुता पर आघात है, तो उन्हें यहां से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। शुरू में इसे किसी ने भाव नहीं दिया, पर मोहम्मद सोलिह की सरकार इस आंदोलन को गैर कानूनी बता देती है और इस ओवर रिएक्शन से इस आंदोलन को एक ट्रैक्शन मिल जाता है। अब 2022 आता है। मालदीव्स में भारतीय दूतावास एक बड़े स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करवाता है और अचानक से एक बड़ी भीड़ स्टेडियम के मध्य पूरे आयोजन को तहस नहस कर देती है। पुलिस को अश्रु गैस और पेपर स्प्रे तक का प्रयोग करना पड़ जाता है। आंदोलनकारियों के हाथ में प्लेकार्ड्स होते हैं, योग इस्लाम के विरुद्ध है।
इस कांड को मालदीव्स और भारत दोनों जगह बड़ी कवरेज मिलती है और इस कांड की सफलता मालदीव्स में 2023 के चुनावी रूपरेखा तय कर देती है और एंटी इंडिया रिटोरिक PPM यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का एजेंडा बन जाता है। पर खेल थोड़ा और ट्विस्ट ले चुका था। अब्दुल्ला यामीन को करप्शन के चार्जेस में 11 वर्षों की जेल हो चुकी थी और अब मोहम्मद मुइज्जू नाम का व्यक्ति, जो पहले PPM से मिनिस्टर रह चुका था, एक तीसरी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन जाता है। मोहम्मद मुइज्जू इंडिया आउट कैंपेन को और बढ़ाता है। उसका पूरा कैंपेन ये प्रमाणित करने में था कि भारत द्वारा सहायता के रूप में दिए गए 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो आज तक स्मगलर्स पकड़ने के काम आते थे और जिस काम को भारतीय सेना के 70 जवान मिलकर संभालते थे, वो मालदीव्स की संप्रभुता के लिए खतरा है। ये मोहम्मद मुइज्जू का कैंपेन था और ये संदेश लोग हाथों हाथ लेते थे। मोहम्मद मुइज्जू चुनाव जीतता है और उसके बाद से जो हो रहा है वो हम सभी अब देख रहे हैं। मोहम्मद मुइज्जू घोषित रूप से चीन के करीब है और इस पूरी राजनीति में चीन का एक बड़ा हाथ है। इनफैक्ट मालदीव्स में इस समय भारत बनाम चीन चल रहा है। कैसे, वो आगे देखते हैं। हो सकता है आप सोचें कि मालदीव्स में चीन का क्या काम, पर विश्वास करिए, जो मालदीव्स में हो रहा है वो भारत के लिए सही नहीं कहा जा सकता और इसे समझने के लिए मालदीव्स की सरकारों को समझना पड़ेगा। मालदीव्स का प्रो भारत या प्रो चाइना होना इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर किसकी सरकार है। 2008 से 2012 तक मालदीव्स में मोहम्मद नशीद की सरकार थी जो कि प्रो भारत था। अब 2011 से 2013 तक मालदीव्स में बड़ा पॉलिटिकल संकट चला। फरवरी 2012 में मोहम्मद नशीद को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनके विरुद्ध बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए और जनता तख्ता पलट की स्थिति में उन्हें ले आई थी। देखने वाली बात यह है कि ये सब मालदीव्स में चाइनीज एम्बेसी खुलने के मात्र 90 दिन के अंदर अंदर हो गया। 2013 में नई सरकार चुनी गई। कौन आया सत्ता में? अब्दुल्ला यामीन, जो खुले रूप से प्रो चाइनीज था। बड़ी बात यह कि 2013 में ही चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो पावर में आए थे। कितने सारे कोइंसिडेंस एक साथ, है ना। अब इस नई सरकार के आने के बाद क्या हुआ? चीन मालदीव्स में फंडिंग करने लगा और मालदीव्स द्वारा चीन को कुछ आइलैंड्स लीज पर दे दिए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर। 2018 में पुनः सरकार बदल गई और एक प्रो इंडिया सरकार आ गई जिसने भारत की सरकार को उस समय धन्यवाद भी किया उस डेमोक्रेटिक जीत के लिए। पर तब तक मालदीव्स फंस चुका था क्योंकि उसके ऊपर $3 बिलियन का चीनी कर्ज था और मालदीव्स की जो टोटल इकोनॉमी है उसका साइज उस समय 4.9 बिलियन था। 2017 में यामीन सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी साइन कर चुकी थी चाइना के साथ। 2018 से 2023 तक भारत के पक्ष की सरकार रहने के बाद 2023 में फिर से चीन के पक्ष की सरकार आ गई, वो भी एक बड़े आंदोलन के बाद। और उस आंदोलन के पीछे भी चाइना का ही हाथ बताया गया था। पर चीन की मंशा इस सबसे कहीं बड़ी है, जिसे समझने के लिए हमें चीन की एक नीति को समझना पड़ेगा जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। महासागर में अपना प्रभुत्व हमेशा से ही जमाना चाहता है और उसके लिए चाइना ने कई देशों में पोर्ट्स पर अपना काम किया है। स्क्रीन पर दिख रहे इस मैप में आपको चीन का पोर्ट नेटवर्क दिख रहा होगा जो जिबूटी, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया इन जैसे देशों से होकर निकलता है। और जब इस नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें भारत को दक्षिण से घेरा जा चुका है। अब इस पोर्ट नेटवर्क को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़ देते हैं जिसमें पीओके से जाने वाला सीपैक भी जुड़ जाता है। तो कुछ छवि ऐसी बनती है जहां भारत एक प्रकार से हर ओर से घिर चुका है। इसी राह में कुछ चोक पॉइंट्स हैं जो भारत के व्यापार को रोकने में सक्षम हैं। इसी राह में कुछ चोक पॉइंट्स हैं जो भारत के व्यापार को रोकने में सक्षम हैं। और मालदीव्स में चीन की खुराफात इस पूरी स्ट्रैटेजी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। कांड मालदीव्स में भले ही हो रहा हो, टारगेट भारत है और कांडकर्ता चाइना। कैसे ये मिस एडवेंचर भारत के लिए इंप्लीकेशन लाता है और भारत इससे निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है, वो सब आगे देखते हैं। 2012 तक लगभग 30 वर्षों से भारत और मालदीव्स एक दूसरे के लीडिंग ट्रेड पार्टनर्स रहे हैं, परंतु अब्दुल्ला यामीन के आने के पश्चात स्थितियां बदलने लगती हैं।
आज जो स्थिति है उस पर भारत को दृष्टि रखनी चाहिए और उसका कारण मालदीव्स नहीं, चीन की उपस्थिति है। ये मैप देखिए, लाल घेरे में भारत के लक्षद्वीप का आइलैंड मिनीसॉय है और पीले घेरे में मालदीव्स का आइलैंड तुराकुनु है और इन दोनों में केवल 133 किलोमीटर की दूरी है। इसके साथ ही तुराकुनु से केरल का तिरुवनंतपुरम केवल 472 किलोमीटर दूर है, जहां भारत का नियरेस्ट पोर्ट है। और जो क्षेत्र आपको रेड ट्रायंगल में दिख रहा है, ये वो क्षेत्र है जहां भारतीय नेवी के शिप्स प्रैक्टिस करते हैं और सामान ढोने वाले शिप्स यहां से निकलते हैं। अब आप सोचिए, यदि ऐसे किसी क्षेत्र के पास चीन का नेवल बेस बन जाए तो क्या वो भारतीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक नहीं है? चीन ने अपना दूतावास मालदीव्स में 2011 में जाकर बनाया था और 2012 में अब्दुल्ला यामीन के आने के बाद चीनी गतिविधियां यहां पर बहुत अधिक बढ़ गई थी। सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार चीनी दूतावास में बड़े बड़े डिश एंटीनास और दूसरे स्नूपिंग इक्विपमेंट टेरेस पर दिखे थे, जिन्हें बाद में छुपा दिया गया। तो और शक पैदा हो जाता है। 2018 के इस आर्टिकल के अनुसार चीन की उपस्थिति मालदीव्स में चीन के द्वारा फ्यूल फार्म, 6 हेक्टेयर का एक एयरक्राफ्ट पार्किंग का स्थान और एक सी प्लेन टर्मिनल और एक कार्गो टर्मिनल, इनकी प्रिपरेशन दिखा रहा था। वहीं 2016 में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन ने गाधू नाम के एक आइलैंड की पॉपुलेशन को लोगों से खाली करवाने के ऑर्डर दे दिए थे। मालदीव्स के पूर्व विदेश मंत्री अहमद नसीम के अनुसार आइलैंड चीन को पोर्ट बनाने के लिए दिया जा रहा था। अब ये सब बातें भारत की सुरक्षा के लिए चिंताजनक थी, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, यानी चीन के द्वारा भारत को घेरने का एक तरीका। अब उसे भारत काउंटर कैसे कर रहा है? चीन के द्वारा पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाना, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट बनाना, जिबूटी में नेवल बेस बनाना और म्यांमार में क्याओक्पू पोर्ट बनाना भारत को घेरना माना जा सकता है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। अब चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भारत द्वारा उत्तर है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। पर यह क्या बला है? तो 2018 में भारत और सिंगापुर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार सिंगापुर के चेंगी नेवल बेस का डायरेक्ट एक्सेस भारतीय नेवी को मिलेगा। साउथ चाइना सी में रहते हुए भारतीय नेवी यहां से रीफ्यूलिंग और रीआर्म कर सकती है। 2018 में भारत को इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट का एक्सेस मिल गया, जो चीन के लिए एक मेजर चोक पॉइंट है, क्योंकि अधिकांश तेल और ट्रेड चीन की तरफ इसी पॉइंट से जाता है। 2018 में ही भारत को ओमान के डेकम पोर्ट में भी मिलिट्री एक्सेस मिल गया। यह बहुत बड़ी सक्सेस थी। क्यों? क्योंकि यह पोर्ट चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में स्थित 2 पोर्ट्स, यानी जिबूटी वाला पोर्ट और पाकिस्तान में ग्वादर वाला पोर्ट, इन दोनों के बीच में स्थित था। 2015 में भारत और सेशेल्स के मध्य अजम्पशन आइलैंड में एक नेवल बेस बनाने पर समझौता हुआ और 2016 में ईरान के चाहबर पोर्ट को भारत द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया। अब जब हम इस सब को मैप पर देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि कैसे चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इसके बीच में घिर जाता है। इसके अलावा भारत द्वारा मंगोलिया, वियतनाम और जापान से भी समझौते किए गए, जिसके बाद आप पूरे चीन को इस नेकलेस ऑफ डायमंड से घिरा हुआ पाते हैं। तो भारत भी अपना काउंटर तैयार कर रहा है और इसी काउंटर में ये नई समस्या उत्पन्न की गई है मालदीव्स के द्वारा। वो देश जिसे खड़ा रहने में, यहाँ तक कि दवाई पानी तक देने में भारत का योगदान है। कैसे? वो आगे देखते हैं। चीन का नेवल बेस यदि मालदीव्स में बनता है तो उन्हें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है भारत के ऊपर और चीन इस एडवांटेज को लेवरेज कर सकता है। अब कई लोग कहेंगे कि यह एडवांटेज तो चीन को श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट से भी मिल जाएगा, तो मालदीव्स में ऐसा क्या विचित्र है? जी बिल्कुल, वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हम्बनतोता से भी मिलता है, लेकिन भारत ने उसकी काट श्रीलंका में ही कोलंबो से निकाल ली है। तो इसलिए मालदीव्स अब एक बहुत इंपॉर्टेंट देश हो जाता है उस स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह बात हमेशा से भारत को पता थी। इसलिए भारत हमेशा से मालदीव्स के साथ, और यह बात हमेशा से भारत को पता थी, इसीलिए भारत हमेशा से मालदीव्स के साथ उनकी विषम परिस्थितियों में खड़ा रहा है। कोविड-19 से पूरा विश्व त्रस्त था। भारत ने वैक्सीन बना ली थी और वैक्सीन बनते ही सबसे पहला देश मालदीव्स ही था जिसे भारत ने वैक्सीन भेजी। 3 लाख डोज पहले 3 महीनों में, वो भी तब जब एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। ये तो चलो वैक्सीन की बात थी। जब कोविड के बारे में किसी को पता तक नहीं था, जब वो केवल वुहान में था,
तब मालदीव्स के नागरिक वुहान में फंसे हुए थे, तो उन्हें निकालने वाला कौन था? भारत था। ये तो चलो फिर भी ऐसी मदद हो गई कि चलो अपने बंदे निकालने गए हैं तो उनके भी निकाल लाए। जब कोविड अपने पीक पर था तो मालदीव्स के कई नेशनल सीवियरली इल थे, उन्हें अच्छे उपचार की आवश्यकता थी और अच्छी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो वो फैसिलिटी और वो उपचार किसने दिया? भारत ने। भारत मालदीव्स डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत भारत ने मालदीव्स को डेवलपमेंट के लिए 1.3 बिलियन यूएसडीज का क्रेडिट दिया है। और बल देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मालदीव्स की जो अपनी जीडीपी है ना, वो 6.5 बिलियन यूएसडी की है। तो उस हिसाब से सोच सकते हो कि कितना बड़ा क्रेडिट होगा ये। कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मालदीव्स में भारत ने चला रखे हैं, जिसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हानीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का, जिससे मालदीव्स का टूरिज्म पीक कर जाएगा। भारतीय फिल्म स्टार्स के लिए मालदीव्स अब दूसरा मुंबई हो चुका है। मालदीव्स को सबसे अधिक टूरिस्ट शायद बॉलीवुड के कारण ही मिले, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस प्रकार से भारत के टूरिस्ट्स का ग्रोथ हुआ है मालदीव्स में ओवर द इयर्स एंड ऑल थैंक्स टू बॉलीवुड। और आज ऐसा टाइम आ गया है कि मालदीव्स के एनवॉय को भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बुलाया और बुला के मात्र 5 मिनट में उन्हें बाहर भेज दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कनाडा के एनवॉय के साथ हुआ था। हो सकता है इन्हें भी देश से कनाडा वालों के जैसे मालदीव्स भगा रहे। अब पॉइंट ये है कि जब भारत मालदीव्स की इतनी हेल्प कर रहा था तो बात यहां तक कैसे पहुंची? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कि चाइना भी मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो बेनिफिट भारत दे सकता है वो तो चाइना भी दे ही सकता है। दूसरा पॉइंट था इस्लाम। मालदीव एक मुस्लिम देश है जहां नागरिकता भी केवल सुन्नी मुसलमान को मिलती है। 2023 के चुनावों में इंडिया आउट एजिटेशन में ये आर्ग्यूमेंट काफी प्रयोग में आया था कि भारत मुस्लिम अल्पसंख्यकों से गलत व्यवहार कर रहा है। यही मालदीव्स आज चीन की गोदी में बैठा हुआ दिख रहा है, जहां यूगर मुस्लिम डिटेंशन कैंप्स हैं और वहां आप अपना नाम तक मोहम्मद नहीं रख सकते हैं। पर अब भारत क्या कर रहा है इस सब के काउंटर में, वो आगे देखते हैं। चीन और भारत के मध्य झड़पें हुई तो भारत ने गलवान में उसका उत्तर भी दिया। साथ ही साथ दर्जनों चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस भारत में बंद कर दी गई। इससे चीन को कितना नुकसान हुआ, ये प्रश्न उठाया जा सकता है, पर भारत ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के साथ गलत किया तो उसका उत्तर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिया गया। कनाडा ने भी भारत पर अनुचित आरोप लगाए। बिना समय लिए भारत ने उत्तर दिया। कनाडा के लिए वीजा रोक दिया गया। अब मालदीव्स भी यही काम कर रहा है और भारत ने उत्तर देना आरंभ कर दिया है। मालदीव्स में सबसे अधिक टूरिस्ट भारत से आते हैं और भारतीय टूरिस्ट अपनी यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। भारतीय स्टार्स मालदीव्स की जगह भारत के बीचेस पर लोगों को जाने को कह रहे हैं, तो डेंट पड़ना तय है। कितना पड़ेगा ये समय बताएगा। पर यहाँ पर बड़ा प्रश्न आता है कि क्या भारत का लक्षद्वीप मालदीव्स को रिप्लेस कर सकता है? तो उसका उत्तर है लक्षद्वीप भी मालदीव्स की ही तरह मुस्लिम बहुल देश है। 2023 में लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेशन ने शराब बेचने का प्लान किया तो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत हंगामा मचाया। अब पर्यटक आते हैं तो उन्हें शराब तो चाहिए। दूसरी ओर मालदीव्स में पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। विश्व के 60 शहरों से सीधी फ्लाइट यहां पर जाती है और भारत के फ्रैक्शन ऑफ साइज का होने के बाद भी भारत में आने वाली विदेशी टूरिस्ट के 1/3 जितना विदेशी टूरिस्ट मालदीव्स में चला जाता है। लक्षद्वीप में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर लक्षद्वीप आपको वही नेचुरल ब्यूटी दे सकता है जो मालदीव्स देता है। अब ऐसे में भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए? तो लक्षद्वीप और अंडमान जैसे स्थानों को एक्सेसिबल बनाना चाहिए। विश्व के हर हिस्से से यात्रा का प्रबंध करना चाहिए और इन स्थानों पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। यदि मालदीव्स कर सकता है तो हम तो 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। ये तो हो गया सरकार का काम। भारतीयों को क्या करना चाहिए? तो भारतीयों को अपनी अपनी मालदीव्स की टिकट कैंसिल करके भारत में लक्षद्वीप जाने का प्लान बनाना चाहिए या अंडमान जाने का प्लान बनाना चाहिए, या और 50 ऐसे स्थान हैं भारत में ही जहां आप जा सकते हैं। मालदीव्स जाना नेशनल सिक्योरिटी से खेलने जैसा हो गया है आज के समय में। वहां चीनी रेस्टोरेंट्स में भारतीयों की स्नूपिंग की जाती है और यदि चीन भारत के लिए खतरा बनता है
तो यहाँ के पेड़ पौधों लकड़बग्घों के लिए खतरा नहीं बनेगा, खतरा आपके लिए होगा। मालदीव्स इस काम में चीन की मदद कर रहा है और यदि आप मालदीव्स जा रहे हैं तो आप भी मालदीव्स के थ्रू चीन ही की मदद कर रहे हैं। बहुत से लोग इसे देशद्रोह भी कह रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है वो आप कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को अंतिम व्यक्ति तक। हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो स्क्रीन पर दूसरी वीडियो दिख रही है वो अवश्य देखिए, उसमें आपको आगे के लेवल की जानकारी मिलेगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।